प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और अभी हमारे साथ हैं अवनीश शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संदीप जी और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। अवनीश जी, अभी सुबह एक बड़ी अचानक से घटना का पता चला और मतलब समझ ही में नहीं आता है कि क्या लॉजिक क्या चल रहा है भारत में। कि इंडियन पीनल कोड था पहले, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था 1800 के समय, 1883, और भारत पर राज करने के लिए उन्होंने बनाया था। और नेहरू जी ने एज इट इज़ और फिर इंदिरा जी ने, राजीव ने, सबको जो है एज इट इज़ छाप दिया। हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए 1883 कानून से पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था हमारी चल रही थी। चलो ठीक, वो जज साहब लोग तो वही कपड़ा भी ओढ़ के रखे हैं आज तक, जो अंग्रेज़ों ने उनको चोगा उड़ा दिया था काला वाला। पता नहीं, अंग्रेज़ों तो इंग्लैंड के हिसाब से वो पहनते थे, यहाँ पे ये लोग अभी भी भारत के हिसाब से पहनते हैं। एनी विच वेज, तो न्याय संहिता बनी, ठीक है भाई, कुछ भारतीय काम हुआ। भारतीय काम होगा तो ठीक है, उसके दो नाम रखे जाएंगे, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। हिंदी में रखा गया भारतीय न्याय संहिता। तो तमिलनाडु में जो है उन लोग को ये नहीं समझ, कुछ विरोध वगैरह उत्पन्न हो गया कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। तो सर, ये हिंदी जरूरी है कि पूरी न्याय की प्रक्रिया बेहतर हो, ये जरूरी है? मतलब ये क्या लॉजिक है जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप समझाएं सर। इसका लॉजिक बहुत पुराना है। इसके लॉजिक की जो अंतिम जड़ है, शुरुआती जड़, अंतिम नहीं, शुरुआती जड़ जो है वो 50s में तमिलनाडु खास और पूरे दक्षिण एपी सेंटर तमिलनाडु ही था। हिंदी विरोधी आंदोलन, ये आज का नहीं है मामला। अच्छा देखिए, घटना क्या हुई है। घटना ये है कि जैसा आप सबको पता है कि सीआरपीसी, आईपीसी, ये चेंज हुआ, एविडेंस एक्ट, हाँ, चेंज हुआ और उसके साथ एविडेंस एक्ट भी चेंज हुआ। अब साहब एक्ट चेंज हुआ तो आपने एक बात कही ना कि नाम हिंदी में भी रखे जाते हैं, अंग्रेजी में नहीं। यहाँ नाम एक ही रखे गए हैं, हिंदी में रखे गए हैं। नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नाम है। आप इसको जब इंग्लिश में करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, आपने BNS आप लिखिए, ये प्रैक्टिकल है। तमिलनाडु में वकील साहब लोग इसके विपक्ष में खड़े हो गए हैं। उनका तर्क क्या है? तर्क है ये साहब कि संविधान की धारा 486 के तहत, 46 के तहत ये आप नहीं कर सकते, यानी कोई भाषा किसी पर नहीं लाद सकते। हिंदी भाषा आप यहां जबरिया लाद रहे हैं, वह भी तब जब 8वीं अनुसूची में हमारी तमिल भाषा है। ये विरोध अभी टेक्निकली किया जा रहा है। मैंने जब ये आपसे कहा ना कि ये विरोध, ये अभी इसका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा ये हास्यास्पद विरोध है। लोग मजाक उड़ाने के मूड में आ जाएंगे कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, वकील साहब लोग कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें अगर 1950 में हैं तो उसको पानी कहाँ से मिला है? इसको पानी मिला है राहुल गांधी के 24 के इलेक्शन से पहले नॉर्थ वर्सेस साउथ करने से। इसको पानी कहाँ से मिला है? भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी राजनीति है उसके खिलाफ जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, ये वहां से निकल के आया है। यानी हिंदू विरोध से लेकर अब ये यात्रा कहां तक चली गई? हिंदी विरोध तक एक बार फिर जगाया गया। हाँ। जब जिम्मेदार साउथ के लीडर ये कहते हैं संदीप जी कि अलग हो जाना चाहिए, हमको अलग कर दीजिए, हम आपसे अलग हैं। जब राहुल गांधी जैसा आदमी ये कहता है कि नॉर्थ वाले बेवकूफ बकलोल होते हैं क्योंकि उसको हरा देते हैं, उसकी पार्टी का सत्यानाश कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन का एक छोटा सिलेंडर जो साउथ से मिल जाता है वो भी मुस्लिम वोटों की बदौलत मिल जाता है, तो वो कहता है कि साहब यहाँ के लोग ज्यादा समझदार हैं, वो लोग बेवकूफ। ये वहां से निकल के आया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे हल्के में नहीं बोला था इकोसिस्टम। 10 साल में भी कभी बोल सकते थे ना। लोगों की बड़ी शिकायत है कि इस बार जब आपने इकोसिस्टम पहचान लिया। ये इकोसिस्टम के विविध प्रकार हैं। अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल को की जमानत पर रोक क्यों लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने? इसके लिए 150 वकील उतर गए, वो भी इकोसिस्टम। आज वकील उतरे हुए हैं किस बात पर? हिंदी विरोध में। यानी कि ये जो वैमनस्य की खाई है, जो इनका प्री पोल अलायंस जैसे होता ना, राजनीति में 2 चीज होती है ना, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस। तो नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की संभावना खोजते रहना,
ये कांग्रेस सहित पूरे इंडी सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के चरित्र में है। वो प्री पोल अलायंस है इनका इन मुद्दों के साथ। तो आपको ये विरोध दिखाई दे रहा है वहां पे, जबकि ये पूरी तरीके से बेवकूफी है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई आपके ऊपर हिंदी कहां थोपी जा रही है? फिर इसका मतलब है कि आप उस फिलॉसफी को लेकर अब चलना चाहते हैं। आपका तर्क किसी दिन ये निकल के आएगा कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम स्टालिन है, हमारे मुख्यमंत्री का नाम कुमार स्वामी नहीं हो सकता, हमारे मुख्यमंत्री का नाम या हमारे लोगों का नाम शशि थरूर नहीं हो सकता। अरे स्टालिन का लड़का उदयनिधि है साहब। हम कहते हैं उसका भी नाम आप मिटाएंगे। आज ये बात कर रहे हैं आप, आज हिंदी विरोध कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी साउथ वर्सेस नॉर्थ 50 के दशक में पैदा हुई थी और खूब फली थी, भाषा आधार पर विरोध। देखिए, आंदोलन और विरोध या कोई मजमा सरकार के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किन किन आधारों पर खड़ा किया जा सकता है भारत जैसे देश में? भाषा, भाषा पे आप कर सकते हैं, सबसे आसान है। आपके देश में इतने राज्य जो नए बने आजादी के बाद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी चीज का रहा है, आधार रहा है, तो वो भाषा ही आधार रहा है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था भाषा ही आधार पे। भाषा ही आधार रहा है। आपने भूगोल, वो तो भारतीय जनता पार्टी आई जब उसने छोटे राज्यों की संकल्पना रखी, तो उसने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बढ़िया संचालन, कुशल प्रशासन, इसके आधार पर लिया। लेकिन इसके अलावा तो भाषा ही आधार पर। तो भाषा वो है जहां से आपकी एक क्षेत्रीय पहचान कायम होती है। तो जब राष्ट्रीय स्तर के नेता ये कह रहे हो कि नॉर्थ वर्सेस साउथ होना चाहिए, जब ऑलरेडी शासन जो कर रही है पार्टी तमिलनाडु में, वो अगर इतनी एक्सट्रीम नेगेटिविटी सनातन के प्रति रख रही है, तो फिर हिंदू से ये आंदोलन निकल के, ये नफरत निकल के हिंदी तक आ जाना, नहीं हिंदी तो पहले केवल और केवल नफरत है। केवल और केवल नफरत है। और ये भाषा से नफरत नहीं है, ये वही नफरत है जो लोग कहते हैं कि सनातन की बढ़ती हुई उत्तरोत्तर गाड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी, 2019 में और मजबूत हुई और तीसरी बार फिर अवसर मिला है। यह उस यात्रा से उपजा हुआ विरोध है। और चूंकि इस बार 99 सीट हासिल हो गई है, थोड़ी गिनाने लायक संख्या हासिल हो गई है इन खल चरित्रों को, तो फिर और इलेक्शन से पहले ये किए तो ये सफलता मिली इतनी, जिनको वो बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं। और इसके बाद उनका वो चरित्र राहुल गांधी और तमाम लोगों के नेतृत्व में अभी भी जारी है जी। तो ये वही है, कहीं भाषा के आधार पर दिखेगा जी, कहीं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर दिखेगा, कहीं मजहब के आधार पर दिखेगा, कहीं भूगोल के आधार पर भी अभी आने वाला है। तो ये सारी चीजें वही हैं जो, भाई ये बताइए, जो राहुल ये कहता है कि भारत देश है ही नहीं है तो राज्यों का समूह है, तो फिर कहीं हिंदी का विरोध हो रहा है। वो कल को, वो तो अभी वो बालक अभी ये बोल सकता है कि तमिलनाडु की राष्ट्रभाषा है तमिल, वहां हिंदी क्यों? आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं राहुल गांधी से और उनके पूरे कुनबे से। मैं एक चीज़ इसमें सर, राजीव मल्होत्रा जी हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं और विचारक हैं। उनकी किताब है ब्रेकिंग इंडिया, बहुत सारी इंडिया में जो फॉल्ट लाइन्स हैं उस पर भी बात होती है। और जैसा दीपक हैं भाई, बहुत सारे लोग के माध्यम से पहले से भी थोड़ा सा जानकारी रहती है। मतलब ये नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि दर्शक सर्च करके भी स्वयं अपना ज्ञानवर्धन कर सकें कि ये जो ये द्रविड़ मूवमेंट जो शुरू किया था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ईसाई मिशनरियों ने शुरू किया था तमिलनाडु में। हर जगह कुछ ना कुछ फुनगा छोड़ा उन्होंने। SGPC का भी शायद ऐसा कहा जाता है कि जो पंजाब में है, जो एक बॉडी बनाई जो सिखों को सिख धर्म के लिए बनाई SGPC, वो भी अंग्रेजों ने बनवाई, ऐसा कहा जाता है। बहुत कंफर्मेशन नहीं, पुनीत साहनी जी शायद इस बात को तस्दीक कर देंगे। आज पूरे पंजाब में ईसाइयत फैल गई है, आदमी सीधे सिख से जो है ईसाई हुआ जा रहा है। तमिलनाडु में अभी उदयनिधि की बात हुई, उसने भी शायद मैं अभी कंफर्म, मतलब कि शायद वह उसने अपने आप को स्वघोषित क्रिश्चियन घोषित किया है, क्रिप्टो क्रिश्चियन। नाम चेंज नहीं करते ये लोग, ठीक है। और DMK के कितने नेता जो है इस समय क्रिप्टो क्रिश्चियन है, हमको आपको हवा भी नहीं है, ये उनको बताना चाहिए। और आपने कहा कि अन्नामलाई का भी जो आंदोलन है, उसने भी तमिलनाडु में सनातन की एक धारा बढ़ी है, उसका भी एक प्रादुर्भाव दिखता है। तो ये लोग तो डरेंगे ही। और इस प्रकार की घृणित राजनीति, हिंदी विरोध, हिंदू विरोध, सनातन को ख़त्म,
अरे भैया तुम देश में रहते हो भाई, तुमको इतनी क्या तकलीफ है सनातन से? सनातन से किसको तकलीफ होगी? जो सनातनी नहीं होगा या सनातन की धारा के कहीं दूसरी तरफ जा चुका है, तकलीफ तो उसी को होगी ना। और ये तो हम इतिहास देखते हैं ईसाइयों का, खासकर और मुसलमानों का, कि भैया देश में आए ही हैं हिंदू मारने। कहाँ नहीं मारा ईसाइयों ने? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मार दिया, मिडिल ईस्ट से उठे पूरा यूरोप मार दिया, डार्क एजेस कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल्स मारे, भारत में कितने मारे, बार बार बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी हिंदू विरोध सामने रखकर प्रोपोगेंडा। आपसे दूसरा ही सवाल सर, असल मकसद पीछे चल रहा है क्या? क्योंकि ये जगन रेड्डी ने भी यही काम तेलंगाना में किया। भाई साहब असल मकसद चल रहा है ये आंध्रा में, उसी, sorry। उसी जो आग लगाई गई है, ये जो छिटपुट ये नौटंकियां चालू हैं, जिसमें आज तमिलनाडु वाला है, ये सब धुआं है। ये सब उसी के धुएं हैं। पंजाब में 2 सीट सीधे सीधे खालिस्तानी जीत के आए हैं, और मैं उसको 2.5 सीट कहता हूं, क्योंकि तीसरी जीतते जीतते रह गए। अरे वो सरदार भी नहीं था अमृतपाल सिंह 2 साल पहले तक, वो बाल कटा के घूम रहा था दुबई में। ये सिख समझे, ये प्रबुद्ध सिख इसका देखे ना कि वो कितना सच्चा सिख है नहीं है, अभी नहीं। नकारात्मकता आप देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी कालखंड में, दुनिया के किसी भूगोल में, जब वहां का बहुसंख्यक स्थापित होता है, पुनर्स्थापित होता है, चाहे कह लीजिए आप, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि जब उसका एनरिचमेंट होता है, उसका संवर्धन होता है, तो जितने भी और बाकी संख्याएं हैं, जिनको आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, उनको हमेशा इनसिक्योरिटी होती है। ये नेचुरल रिएक्शन। नहीं सुनिए, पारसी को इनसिक्योरिटी नहीं है, जैन को नहीं है, बुद्धिस्टों को नहीं है। उसका कारण इन्हीं 2 को क्यों इनसिक्योरिटी है? क्योंकि यही लोग सबको इनसिक्योर, बहुसंख्यक तो जो यहाँ रहते हैं, इनसे इनसिक्योरिटी वहां की माइनॉरिटी को होती है ना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपको जी। आप अभी इन पर बाहर चले गए, आप कितने हिंदू इकट्ठा कर पाए? आपने एक बड़ी अच्छी एक दिन बात हो रही थी, और मेरे व्यक्तिगत मुस्लिम में उनसे हंसी ठिठोली भी हो जाती है। हमने कहा यार झगड़ा दे दिया, तुम लोगों ने 1 पैसे का वोट नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा यार आपने खुद के वोट कितने सहेजे? उनका स्पष्ट कहना था कि हिंदुओं के वोट आप कितने संगठित कर पाए, कि आप उठ दिए और चल दिए कहने की साहब वहां खालिस्तानी जिता लिए, और वहां पर हिंदी विरोध का आंदोलन खड़ा हो रहा है। आपका बहुजन जो आपके पास 14 में आया था, 19 में आया था, वो छिटक के चला गया ना, आप आ गए 241 पे। गलती किसकी रही हो वो अलग इशू है। यानी कि नेगेटिविटी रहेगी और ये और ज्यादा बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि पारसी नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, जय भीम जय मीम क्या है? बौद्धिज्म आ गया ना उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि बौद्धिज्म शामिल हो गया उसमें, लेकिन प्रयास किया जा रहा है ना। ओवैसी ने शपथ लेते समय फिलिस्तीन से पहले का नारा क्या लगाया था? जय भीम जय मीम, ऐसे ही बोल दिया था ओवैसी ने। और फिलिस्तीन इसीलिए लगाया था कि फिलिस्तीन के बहाने आपकी संस्कृति को, आपके सनातन को विखंडित करने का यह पूरी साजिश है। और चूंकि अब इसमें राह का रोड़ा बन के नरेंद्र मोदी खड़े हो गए, तो जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे वो भाषा के नाम पर, चाहे खाने के नाम पर, चाहे बोली के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे पानी के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, एक साथ क्यों बांटना चाह रहे हैं ये लोग आपको हिंदू? यानी जितनी संभावनाएं हैं, खालिस्तानी अगर आ रहा है वो भी आ जाए। अरे अभी बोल तो दिया कि भाजपा का हिंदुत्व अलग है, बाकी हिंदुत्व अलग है। और मैं 2-3 लोग के मुंह से सुन भी चुका हूँ कि भैया तुम तो भाजपा वाले हो। तो मतलब ये चल रहा है, ये भी डिवीजन हो गया है, जानते हैं क्या है? डिवाइडेड। आप ट्रेन से सफर करते हैं, ठीक है, ट्रेन जैसे किसी स्टेशन पर जाके रुकती है, समोसे के 20 वेंडर समोसा रख के आते हैं, और एक ही डब्बे के सामने समोसा 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 समोसा, ठीक है ना। हम आप बैठे रहते हैं, बड़ा बुद्धि लगा के, बड़ा ज्ञान लगा के, बड़ा अनुभव निचोड़ के, नहीं इससे नहीं उससे लो। वो आता है, हाँ भैया समोसा, नहीं नहीं तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा, वो वाला हो। समोसे बिकते हैं 20 से, ट्रेन निकल जाती है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर जाती है, वो 20 के 20 वेंडर एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक ही काउंटर पर, जहां से समोसा बन रहा था, और अपनी अपनी टोकरी डब्बे में लाद के ले जा रहे थे, वहां बेच रहे थे। आप कमजोर हो इसके लिए चाहे खालिस्तानी जीत जाए,
पंजाब में अस्थिरता पैदा हो जाए, कौन कर रहा है अस्थिरता? कैसे पैदा हो गई अस्थिरता? अरे भाई इंदिरा के समय के बाद से क्या मोदी ही अकेले दुश्मन पैदा हो गए, जिन्होंने कम से कम, उसने तो कार्रवाई करी थी ब्लू स्टार ना, इन्होंने तो सहेजा है, प्रकाश पर्व बनाया है, तमाम किया है ना। हाँ। उसके बावजूद भी वहां नकारात्मकता की अगर जरा सी भी गुंजाइश थी, यानी खालिस्तानी थोड़ा हल्का सा भी कहीं था, उसको खाद दिया, पानी दिया, वहां काम करो। साउथ में अगर भाषा के आधार पर हो सकता है तो खड़ा है, हिंदुओं के बीच में जाति के आधार पर हो सकता है, आंदोलन खड़ा है, बौद्धों को अलग किया जा सकता है, मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण। तो जहां जहां संभावनाएं हैं, ये वही राहुल गांधी है जो कहते हैं पूरे देश में किरोसिन फैला है। तो ये किरोसिन जब कह रहे होते तो ये सारे किरोसिन है जी। और इन किरोसिनों के जरिए भारत में आग लगाने के लिए अब वो माचिस की तीली लेके संसद में खड़े हैं और वो उनके पास पूरा बढ़िया वाला माचिस का डिब्बा है। पहले वो होमलाइट का बड़ा वाला नहीं आता था, नेता अपोजिशन। नहीं सर, हम राज कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, तो एक डोगा नाम का कैरेक्टर था, बड़ा बढ़िया कैरेक्टर हमको लगता है, एंटी हीरो है वो, और एक्चुअली में काम अच्छे करता है। पर जो मैं देखता हूँ कि उसका जो साज सज्जा है, जिस प्रकार के हथियार आयुध वो रखता है, गन्स इधर उधर और सर हर प्रकार की गोलियां रखता है और चाकू वाकू सब रखता है, तो डोगा जैसा ही सारा आयुध जो है राहुल गांधी ने रख रखा है कि सारे हथगोले, बम गोले सब है उनके पास, सारे प्रकार के हथियार हैं, जिसको जो ले जाना हो बस बम फोड़ दे, कहीं देश में अराजकता कर दे, ऐसा प्रयास चल रहा है। जैसा आपने बताया वकीलों के माध्यम से, इजराइल में वकील जजों को तो उतारा था। अभी देखिए कौन कौन खड़ा होता है, अभी बहुत जल्दी किसान आंदोलन वापस है। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा साहब, हाँ, कुछ नहीं। आज वकील समर्थन में खड़े हो रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं अराजक एक विचाराधीन कैदी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, कल महिलाओं के आंदोलन छिड़ेंगे हर जगह। इनको अगर जरूरत हुई LGBTQ की कोई आंदोलन कराने की, अरे अभी ट्रेन, उसका आंदोलन भी करा। अरे आज गया तो था रेलवे स्टेशन पे, लोको पायलट का ट्रेन रेलवे व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लोको पायलट्स के संगठन से कि तुम चलाना बंद कर दो ट्रेन, 4 ट्रेन भी बंद हो जाएगी, सारा लोड दूसरे पे आ जाएगा। तो खैर अराजकता विशुद्ध तरीके से हर जगह कमी ही कमी है, इनके सरकार में जैसे बहुत जगह। बस यहाँ पर एक अपील मैं करना चाहूंगा, ये किरोसिन छिड़का हुआ है बिल्कुल हर जगह, कहीं भाषा, कहीं संस्कृति, कहीं आपके धर्म को लेकर टीज किया जाएगा। यह वो समय नहीं है कि जब हिंदी विरोध अगर तमिलनाडु से सुनाई दे रहा है तो उसके प्रति नकारात्मक भाव से प्रतिक्रियाएं नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कोशिश करेंगे, आपने पानी डालना है, आपने उसमें और ज्यादा घी नहीं डालना है, इसलिए कड़ी प्रतिक्रियाओं से बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये ऐसे ही गुब्बारे हैं, ये प्रयास करते रहेंगे। इनको अपने कपड़े खुद फाड़ने दीजिए, आप उसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया न दें। तमिलनाडु सरकार देखेगी क्या करना है, अन्नामलाई बनेंगे 27 में CM, बनाएंगे, बताएंगे, फिर जैसे ही माहौल बदलेगा वैसे ही वहाँ के सारे वकील शांत हो जाएंगे, सनातनी हो जाएंगे। और तमिलनाडु ने, आप कभी तमिलनाडु जाइए तो वहाँ पे सनातन को जिस तरीके से सहेज के रखा है, आज भी अद्भुत, अगर अपने हम लोगों फ्लेवर में, जीवन में, जीवन रहा होगा, हम मिस करते हैं कि हमारे यहाँ वो क्यों नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो प्रकृति को और सनातन को जो जीवन में सहेजा है वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, साउथ में देखने को मिलता है। देखिए, तो इसके साथ ही तरुणी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक घटना हो रही है, सारी घटनाओं को हम आपसे साझा करते रहेंगे, उसके पीछे का जो विश्लेषण है वो भी करते रहेंगे। यही इकोसिस्टम की पहचान है, ऐसे ही लगातार इकोसिस्टम पहचानिए। और आप भी नीचे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि और कहाँ क्या खुरापातें हो रही हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने अवसर दिया है, हम सब काम पे लगे और इकोसिस्टम को पहचाने, उनको जवाब दें। हम सब इकोसिस्टम हैं, एग्जैक्टली, अपने आप भी इकोसिस्टम है, हम भी हैं, ये भी हैं, हम सब सनातन के इकोसिस्टम के पार्ट हैं और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, हम क्यों हैं, कैसे हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बात दूर दूर तक लेकर जाएं। बड़ी ज़रूरी बातें हैं, जितना दूर जाएंगे उतना बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम। नमस्कार।